हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर वापस आ जाइए आप अपने प्रिय चैनल फिजिक्स से ब्रिज्ड पर, जिसमें आज आपको हम पढ़ाएंगे रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 29, जिसमें आप पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि जब हम लाइट ऑब्जेक्ट पर फिर ऑब्जेक्ट से स्लिट पर और स्लिट से प्रिज्म पर पड़ती है तो ये डिस्पर्स हो जाती है और डिस्पर्स हो जाएगी। डिस्पर्स में उसके कलर्स अलग अलग हो जाएंगे। ये इसका तरीका है आपको स्पेक्ट्रम प्राप्त करने का। तो इस तरीके से जो हमें मिलेगा, वी गेट सो कॉल्ड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम हमें मिल जाएगा इस तरीके से, स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम हमारा, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। इमिशन स्पेक्ट्रम जो होता है सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स का होता है, सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स का होता है। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है ये किसका होता है? एनी स्पेसिमेन, कोई स्पेसिमेन है ये उसका होता है। कोई भी स्पेसिमेन हो उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। तो इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जब कोई सोर्स जो लाइट इमिट करता है उसको जब हम क्या करते हैं, स्लिट से पास करा करके प्रिज्म में पास होता है, तो वो डिस्पर्स हो करके अपने वो क्या करता है, कलर्स में डिवाइड हो जाता है। अलग अलग कलर्स में जितने कलर्स उस सोर्स से निकले हुए रेडिएशंस में जितने कलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स होंगे वो सब अलग अलग जगह पर डिस्पर्स हो जाते हैं। और ये जो कलर्स मिलते हैं, ग्रुप ऑफ कलर्स, इसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो इस तरीके से इमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है। ये आपका तीन तरह का होता है। एक तो होता है लाइन, दूसरा होता है बैंड और एक होता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम। और इस तरीके से इसमें जो आपको मिलेगा केवल लाइन ही मिलेगा, लाइन एंड बैंड, बस ये दो मिलेंगे, लाइन एंड बैंड। तो आइए इमिशन स्पेक्ट्रम का हम रे डायग्राम बनाते हैं कि किस तरीके से आप प्रिज्म में पास करेंगे। तो देखिए, जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि ये सोर्स है, ये लाइट का इमिशन कर रहा है। तो इस लाइट को सबसे पहले हम किस में डालेंगे? सबसे पहले हम
लेंस में इसको क्या करेंगे, कंडेंस कराएंगे। तो इस तरीके से आप देखिए कि ये कंडेंस हो रही है लाइट। देन आफ्टर क्या होगा, एक स्लिट ले लीजिए। ये एक बहुत पतली सी इसमें एक स्लिट है, ये देखिए एक स्लिट है, ये इसके अंदर एक स्लिट बना रखे हैं। तो इससे ये लाइट इस तरीके से पास कराते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये प्रिज्म में लाइट जाती है। ये देखिए इस तरीके से ये प्रिज्म है, ये लाइट प्रिज्म में पास हो रही है इस प्रकार से। और जैसा कि आप जानते हैं इसके बाद स्क्रीन होता है, स्क्रीन। तो स्क्रीन से जब ये लाइट इस तरीके से पास होती है तो ये देखिए दो तरफ जाके विभाजित हो जाती है। एक तो ये वायलेट पॉइंट हो गया और एक ये रेड पॉइंट हो गया। इसी तरीके से इसमें भी लाइट जैसे ये जा रही है तो ये दो इंड में डिवाइड हो जाती है, एक वायलेट इंड में और एक रेड इंड में। तो जितने भी कलर्स इसमें होंगे सब के सब वायलेट और रेड के बीच में क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, ये कंडेंस करने के लिए एक लेंस लगा देते हैं इस टाइप का इनको, ताकि ये स्क्रीन पर आकर के पड़े। इस लेंस का काम केवल कंडेंसिंग है। ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है और ये स्लिट है। ये भी लेंस केवल कंडेंसिंग का काम कर रहा है, ये भी लेंस है। और ये सोर्स है, इसी का स्पेक्ट्रम हमें यहाँ पर मिल रहा है, स्पेक्ट्रम ऑफ सोर्स, स्पेक्ट्रम ऑफ सोर्स। और सोर्स के स्पेक्ट्रम को ही हम क्या कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम। ओके, देखिए ये तीन प्रकार का होता है। एक तो देखिए ये आप देख रहे हैं, इसमें ये देखिए ये विबग्योर का पार्ट, विबग्योर, इसके पहले और बाद में ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। इसमें जितने भी वेवलेंथ हो सकते हैं सारे वेवलेंथ मिलेंगे। अगर हम वाइट लाइट इसमें डालें तो वाइट लाइट के स्पेक्ट्रम में यानी सनलाइट अगर ले तो सनलाइट में सारे वेवलेंथ यहाँ पर आपको मिलेंगे। बट वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारे वेवलेंथ एक दूसरे पर सुपरिम्पोज होते हैं। कोई बाउंड्री लाइंस सेट नहीं होती कि उनको सेपरेट किया जा सके। तो इस तरीके से ये सारे यहाँ से यहाँ तक आपको स्पेक्ट्रम मिले। ये एक्चुअली क्या है, ब्लैक होता है स्क्रीन और ब्लैक में ये सारे चमकते हैं, लेकिन वो चमक जो कलर्स आपको दिखेंगे केवल विबग्योर वाले दिखेंगे, बाकी आपको दिखेंगे ही नहीं। ओके, तो ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। और इस तरीके से देखिए ये एक स्क्रीन है जिसमें ये आपको इस तरीके से ब्राइट लाइंस मिलेंगी। ये ब्राइट लाइंस आपको जो मिल रही हैं इनको कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम है। और इसी तरीके से एक बैंड स्पेक्ट्रम भी होता है जिसमें बंच ऑफ लाइंस आप देख रहे हैं कि ये बंच ऑफ लाइंस दिख रही हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये देखिए ये बैंड स्पेक्ट्रम है, यानी कि नंबर ऑफ लाइंस आपको बहुत क्लोज में मिलेंगी। तो ये हमारा है बैंड स्पेक्ट्रम। ये बैंड स्पेक्ट्रम हो गया। ओके, तो लाइन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हो गया, लाइन स्पेक्ट्रम हो गया, बैंड स्पेक्ट्रम। अब देखिए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कब मिलता है, ये
सन से मिलेगा आपको, सन से है या लैंप से है, समझ रहे हैं। तो इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेन जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा वो सन से ही मिलेगा। लेकिन सन रेज अगर आप यहाँ अर्थ पर लेंगे तो वो बहुत सारी लाइन्स एब्जॉर्ब हो जाती हैं, वो आपको यहाँ ब्लैक दिखेगा। फिर तो आपको जो है जब एब्जॉर्प्शन के पहले सन रेज लेनी है, जो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसके पहले जब आप देखेंगे तभी आपको ये बढ़िया कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा। अब जो ये लाइन स्पेक्ट्रम आप देख रहे हैं ये कब मिलता है, जब सोर्स जो है एक्साइटेड स्टेट में होता है। सोर्स एक्साइटेड हो, एक्साइटेड स्टेट में हो और एटॉमिक फॉर्म में हो, एटॉमिक फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में हो। इसमें किस में हो, एक्साइटेड हो और साथ में मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो। जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूलर फॉर्म को क्या कहा जाए कि ये H2 है, ये मिलता है आपको H2 में, CO में, NH3 में। H2 देखिए मॉलिक्यूल है ना, H2 CO NH3, ये इनमें आपको मिलेगा बैंड स्पेक्ट्रम। ये क्या है देखिए, हाइड्रोजन सभी लोग जानते हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये है। कंटिन्यूअस में आपको बहुत बताया, सन है, फिलामेंट, फिलामेंट है, फिलामेंट लैंप है, कार्बन आर्क है, कार्बन आर्क, आयरन आर्क, आयरन आर्क से मिलेगा। ये सबसे आपको जो है मरकरी वेपर लैंप है। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं जिनसे आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिल सकता है, और ये आपको लाइन स्पेक्ट्रम इस प्रकार मिलेगी। बैंड स्पेक्ट्रम जो है वो ये H2CO KMnO4 ये आपको एब्जॉर्प्शन में मिलेगा। चलिए आइए एब्जॉर्प्शन भी देख लेते हैं। तो ये इमिशन का मतलब है सोर्स से, सोर्स क्या रेडिएशंस इमिट कर रहा है उसका स्पेक्ट्रम। अब इसी तरीके से हम देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि सोर्स के साथ साथ आपको एक स्पेसिमेन लेना होगा जो सोर्स की कुछ लाइंस को, जो इस कलर्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आइए सबसे बढ़िया ये है कि आप इसमें वाइट लाइट लीजिए। ये वाइट लाइट है। वाइट लाइट हमने क्यों लिया, क्योंकि इसमें विबग्योर आपका होता है। तो विबग्योर को हम किससे पास कराएंगे, एक स्पेसिमेन है, ये देखिए स्पेसिमेन है, कोई भी जिसका हमें क्या प्राप्त करना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सोर्स का नहीं है, ये स्पेसिमेन का, इसने क्या एब्जॉर्ब कर लिया। तो इससे देखिए पास होने के बाद फिर हमें इसको प्रिज्म से पास कराएंगे, और प्रिज्म से जब ये पास होगा तो इस तरीके से ये 2 कलर्स में डिवाइड हो जाए, 2 या जितना भी है। तो यहाँ पर जो कलर्स मिल रहे हैं, अब देखिए वाइट में हमें पता है कि ये विबग्योर होना चाहिए, बट ये विबग्योर नहीं दे रहा है। ये जैसे 2 कलर दे रहा है, इसका मतलब बाकी कलर्स कहाँ चले गए, बाकी एब्जॉर्ब हो गए। तो इसको हम
इसको हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। यही है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या है कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में आपके कुछ लाइंस जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती है, तो उनकी जगह ब्लैक लाइंस दिखती है। होना चाहिए व्हाइट लाइट है यहाँ विबग्योर, बट आपको 2 दिख रही हैं, इसका मतलब 5 एब्जॉर्ब हो गई, तो 5 की जगह यहाँ पर ब्लैक लाइंस मिलेगी। तो ये हमारा जो है हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ समय ऑफ ए स्पेसिमेन कह लीजिए। ये स्पेसिमेन का होता है ये। तो ये भी 2 प्रकार का होता है कि जैसे लाइन स्पेक्ट्रम, इसमें भी वही आप देखेंगे कि लाइन आपको मिलती हैं, तो इसका मतलब बाकी जगह क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। और ये बैंड स्पेक्ट्रम है, ये बैंड स्पेक्ट्रम, इसमें आपको बंच मिलता है और बाकी जगह जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। ये बैंड स्पेक्ट्रम है। ये लाइन स्पेक्ट्रम। तो बैंड स्पेक्ट्रम जो है वो H2CO2 KMNO4, H2CO2 KMNO4, ये देखिए, जब ये स्पेसिमेन के रूप में लेते हैं तो बैंड स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में, किसमें हो, जब ये जो स्पेसिमेन हमारा है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, इन मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही हमें बैंड स्पेक्ट्रम मिलेगा। और लाइन स्पेक्ट्रम कब मिलेगा, जब स्पेसिमेन हमारा किस स्टेट में हो, इन एटॉमिक स्टेट में, ठीक है ना। एटॉमिक स्टेट में जैसे आपकी हाइड्रोजन है, आर्गन है, इस तरीके से ये एटॉमिक स्टेट होती हैं। तो ये आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ स्पेसिमेन। अब इसी में देखें फ्रॉनहोफर लाइंस क्या होती है। फ्रॉनहोफर लाइंस ये क्या होती है। फ्रॉनहोफर लाइंस क्या है कि जो सन से, देखिए जब ये देखिए आप ऐसे देखिए कि ये सन है, ये सन है, तो बीच में आप देखते हैं एटमॉस्फेयर पड़ जाता है, एटमॉस्फेयर हो जाता है। तो ये क्या होती है, जब ये लाइन, ये रेज आती हैं डिफरेंट वेवलेंथ जो है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है सन से, तो ये कंटिन्यूअस होता है। देखिए यहाँ कंटिन्यूअस है अभी। अब क्या होगा, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एलिमेंट्स की वेपर्स मौजूद हैं। क्या मौजूद हैं, वेपर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, वेपर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या करेंगे, अपने करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जो हमें अर्थ में मिलेगा, ये अर्थ है, तो अर्थ में हमें जो है वो कुछ ही लाइन मिलेंगी और बाकी जगह आपको खाली मिलेगी। तो जो ये जिस जगह ब्लैक लाइंस मिलती हैं, डार्कनेस होता है, ब्लैकिश होता है, समझ लीजिए कि वहाँ पर जो वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब हो चुके हैं बाय द एटमॉस्फेयर, क्योंकि उसमें वेपर ऑफ एलिमेंट्स है डिफरेंट। तो जो इससे ये भी पता लगा सकते हैं कि जो हमें ये ब्लैक लाइंस यहाँ मिल रही हैं, तो ब्लैक लाइंस के करेस्पॉन्डिंग ब्लैक लाइंस का कौन सा वेवलेंथ है, तो इसका मतलब वो वेवलेंथ ऊपर जो है एटमॉस्फेयर में मौजूद है। मतलब एटमॉस्फेयर में हम जो है वो बता सकते हैं कौन से एलिमेंट्स ऊपर मौजूद हैं।
तो ये है आपका फ्राउनहोफर लाइंस। फ्राउनहोफर लाइंस में आप देख रहे हैं फ्राउनहोफर लाइंस में ये जो आप देख रहे हैं लाइंस, ये फ्राउनहोफर लाइंस नहीं, जो जहाँ पर आप देख रहे हैं डार्कनेस है, जो ये खाली जगह है, यहाँ सब पूरी जो है वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ से भरा होना चाहिए इसको। लेकिन ये देखिए जगह खाली है, तो ये जो जगह खाली है तो यहाँ पर ब्लैकिश दिखता है। अब हमारे व्हाइट बोर्ड के अनुसार क्या दिख रहा है, ये व्हाइट दिख रहा है, ये ब्लैक दिख रहा है, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो ये जो ब्लैक लाइंस मिलती है इन्हें हम क्या कहते हैं, फ्राउनहोफर लाइंस। तो एक्चुअली क्या है, इट इज ए लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम है। और एब्जॉर्ब बाई क्या है, एब्जॉर्ब बाई एटमॉस्फेयर above अर्थ। ये कहलाती हैं फ्राउनहोफर लाइंस। ओके, तो ये आपने अभी देखा। इसके बाद हम आते हैं, अब आपको देखिए कुछ स्पेशल जो है, कुछ स्पेशल आपको बता दे। एक यूवी रेज होती है, कौन सी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, रेडिएशंस होते। ये बड़े इम्पॉर्टेंट रेडिएशंस हैं, क्योंकि ये डे टू डे जो है आपके जीवन में काम आते हैं, इनका यूज है और इनका ये हार्मफुल भी है इन जगह पर। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को हम लोग शॉर्ट में यूवी कहते हैं। यूवी रेज कहें या रेडिएशंस कहें, जो आपको अच्छा लगे वो कह ले। तो ये है यूवी रेज, यूवी रेडिएशंस। सबसे पहला पॉइंट आप देखिए, इसकी जो रेंज है वो क्या है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये, इनका जो रेंज है वो 100 एंगस्ट्रॉम टू 4000 एंगस्ट्रॉम। 100 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, ये एक्सरेज की लिमिट, और 4000 किसकी लिमिट है, ये विजिबल लाइट की लिमिट है। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है, उसमें ये 1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम ये एक्सरेज होती है, एक्सरेज। इसके बाद 100 से 4000 तक क्या होता है, ये होती यूवी रेज होते हैं यहाँ तक। और इसके बाद क्या होता है, 7000 तक आपका विजिबल लाइट होती है। तो अगर आप देखें तो ये विजिबल लाइट के इनिशियल और एक्स रेज के लास्ट के बीच का पार्ट है यूवी रेज। ये आपको सीधा दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको दिखाया जा रहा है। इसका इन्वेंशन किसने किया, डिस्कवर्ड बाई, बहुत पूछा जाता है जनरल नॉलेज, डिस्कवर्ड बाई रिटर, ये साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था। कैसे, ये खोज कर रहे थे, डिस्कवरी कर रहे थे किसी और चीज़ की, इनको मिल गया कुछ और। कैसे,
ये एक्चुअली कर क्या रहे थे कि ये जो विजिबल लाइट आप देख रहे हैं, ये पार्ट, ये विबग्योर को अलग अलग कलर को सिल्वर क्लोराइड में ये इंसिडेंट करा रहे थे और उसकी ब्लैकनेस को कंपेयर कर रहे थे। तो जब आर का किया, ओ का, वाई का, जब वायलेट का नंबर आया तो वायलेट से किया, लेकिन वायलेट में ब्लैकनेस बंदे न हो, क्योंकि वायलेट इसके पहले क्या था, यूवी रेज, वो इनविजिबल है। ये रेज एक्चुअली क्या है, इनविजिबल है, ये दिखाई तो पड़ती नहीं है, बट वो खत्म ही नहीं हो रहा था। तो ये जो इनविजिबल रेज है, इनका नाम रखा गया अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये इन साइंटिस्ट ने, ये एक्सीडेंटली इनको मिल गया, इसकी कोई खोज नहीं कर रहे थे। चलिए थर्ड देखिए, ये स्टडी इसकी कैसे होती, इसका स्पेक्ट्रम जो स्टडी होगा वो क्वार्ट्ज ग्लास से होता है। क्वार्ट्ज ग्लास प्रिज्म। क्वार्ट्ज एक स्पेशल वैरायटी है जो ग्लास से डिफरेंट है। ग्लास में सिलिका होता है, क्वार्ट्ज में सिलिका नहीं होता। क्वार्ट्ज ये ग्लास प्रिज्म है। अगर हम क्वार्ट्ज हटा दें ग्लास वर्ड तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्लास जो है डिस्टर्ब कर रहा है। क्वार्ट्ज प्रिज्म से इसका जो है स्पेक्ट्रम स्टडी होता है। क्यों? क्योंकि जो ग्लास है, जो ग्लास प्रिज्म है, जो आप डे टू डे लैब में यूज करते हैं, ग्लास प्रिज्म क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब्स यूवी रेज, ये यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए आप ग्लास प्रिज्म से स्टडी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ड्यू टू शॉर्टर वेवलेंथ, इनका जो यूवी रेज का वेवलेंथ है ये शॉर्ट, मतलब बहुत छोटे वेवलेंथ की है, 100 to 4000 एंगस्ट्रॉम की। इसलिए हम ग्लास प्रिज्म से इसकी जो है स्पेक्ट्रम को स्टडी नहीं कर सकते। चौथा देखिए, चौथे में सोर्सेस देखिए क्या क्या हैं इसके। सोर्सेस, यूवी रेज के सोर्सेस क्या क्या है। इसके सोर्सेस बहुत हैं। देखिए सबको पता है कि सन से हमें यूवी रेज मिलती हैं, ठीक है। मरकरी वेपर लैंप से भी मिलती हैं, सोडियम वेपर लैंप से भी मिलती हैं। ये मतलब सबसे मिलती हैं। कार्बन आर्क से मिलती हैं, कार्बन और आयरन आर्क, इससे भी ये मिलती हैं। हाइड्रोजन हीलियम डिस्चार्ज ट्यूब से मिलते हैं, हाइड्रोजन ऑब्लिक हीलियम डिस्चार्ज ट्यूब से भी ये मिलते हैं। तो ये इसके सोर्स हैं यूवी रेज के। फिफ्थ देखिए इसका यूज, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। यूज क्या है इसका, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। यूज बहुत इम्पोर्टेंट है कि इनके क्या क्या यूजेज। आइए यूज देखते हैं। पहला यूज देखिए, पहला यूज इनका ये है कि जो यूवी रेज हैं, यूवी रेज को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यूवी रेज कैन बी कन्वर्टेड into visible light through, through
थ्रू ल्यूमिनेसेंस, एक होता है फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस से फ्लोरिसेंस के माध्यम से आप जो है यूवी रेज को विजिबल लाइट में आप कन्वर्ट कर सकते। और इसीलिए दिस इज द रीजन कि अगर आप 40 वाट का क्या ले लें, फिलामेंट लैंप ले लें। फिलामेंट लैंप आप सब लोग जानते हैं, पहले एक बल्ब चलता था जिसमें टंगस्टन वायर लगा रहता था, अब आजकल वो रिप्लेस हो गया। और एक ट्यूबलाइट ले लें। ट्यूबलाइट जो है, ट्यूबलाइट तो कौन सी ज़्यादा लाइट देगी? ट्यूबलाइट ज़्यादा देगी। क्यों? क्योंकि फिलामेंट लैंप में क्या क्या आपको मिलेगा? यूवी रेज मिलेंगी, विजिबल लाइट मिलेगी और ये इंफ्रारेड रेज भी मिलेंगे, इतनी मिलेंगी। लेकिन इसमें क्या क्या मिलेगा? यूवी रेज और विजिबल लाइट केवल 2 ही मिलेगा आपको ट्यूबलाइट से। तो क्या होता है, यूवी रेज जो है वो बाई फ्लोरोसेंस के माध्यम से क्या हो जाएगी? कन्वर्टेड हो जाएगी। कन्वर्ट होके किस में चेंज हो जाएगी? विजिबल लाइट में चेंज हो जाएगी। तो लाइट किस में ज़्यादा आपको मिलेगी? ट्यूब लाइट में। 40 वाट इसकी पावर है और इसका वोल्टेज भी ले लीजिए, एक ही वोल्टेज, दोनों का एक ही वोल्टेज और एक ही वाट की ट्यूबलाइट और फिलामेंट लैंप में कंपेयर करिए तो आपको विजिबल लाइट, इसीलिए आप देखिए बल्ब से ज़्यादा आप जो है ट्यूबलाइट में पढ़ना इजी महसूस करते, क्योंकि इसमें लाइट बढ़ जाती है, यूवी रेज कन्वर्ट हो जाती हैं बाय फ्लोरोसेंस से। ठीक है, तो ये आप यूवी रेज का एक बहुत बड़ा जो यूज है वो आप ये देख रहे हैं। देखिए यूवी रेज का जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ क्या है? लैम्डा इसका स्मॉल है। आप देख रहे हैं 100 to 4000 एंगस्ट्रॉम। तो इसकी रिजोल्यूशन लिमिट जो है बहुत कम हो जाती है। तो रिजोल्यूशन लिमिट क्या कर जाती है? रिजोल्यूशन लिमिट जो है वो डिक्रीज कर जाती है और ये प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्डा जितना ही कम होगा रिजोल्यूशन लिमिट उसकी उतनी ज़्यादा होगी। ओके, तो लैम्डा कम होने से रिजोल्यूशन लिमिट जो है वो उसकी बढ़ जाएगा का मतलब कम हो जाएगी लिमिट। रिजॉल्विंग पावर आपकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है ना? तो क्या होगा कि ये यूवी रेज से को जो है इसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी में भी यूज करते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी, स्कोप में यूज करते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में भी यूवी रेज का उपयोग किया जाता है। इसकी कितनी 100, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का 1 एंगस्ट्रॉम होता है, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। ये 100 to 4000 है। नो डाउट इसमें रिजोल्यूशन पावर बढ़ जाएगा। तो रिजोल्यूशन लिमिट जो है वो ठीक है। अगला देखिए, ये विटामिन डी देता है। यूवी रेज जो है सुबह सुबह की धूप लोग लेते हैं, इट गिव्स
विटामिन डी, ये विटामिन डी इससे मिलते हैं। सुबह की धूप जो आप लेते हैं ये विटामिन डी देता है। आपने देखा होगा कि इसमें आप यूवी रेज का यूज और कहाँ किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो इस समय आरओ बनते हैं, आरओ वाटर फिल्टर जो आते हैं आरओ वाले, उनमें जो है ये स्टेरलाइजेशन का काम करते हैं। मतलब क्या करते हैं, ये यूवी रेज जब डाली जाती हैं वाटर में तो उसके छोटे छोटे जो जर्म्स हैं वो किल हो जाते हैं। तो स्टेरलाइजेशन ऑफ वाटर के लिए भी यूवी रेज का आरओ में यूज किया जाता है। अब देखिए हार्मफुल कहाँ, ये तो यूज आप पढ़ रहे थे। हार्मफुल ये है कि इससे सनबर्न भी हो जाता है, सनबर्न ये भी हो जाता है। स्नो ब्लाइंडनेस भी हो जाती है, स्नो ब्लाइंडनेस भी होती है इसमें। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हार्मफुल भी है। अब हम आते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशंस में आते हैं। ये जो विजिबल रेंज की अपर लिमिट आप देख रहे हैं 7000 to 1 mm, ये यहाँ पर आप देखिए ये होता है इंफ्रारेड का, इंफ्रारेड रेडिएशंस इसकी लिमिट है 7000 to 1 mm तक। रेंज देखिए 7000 एंगस्ट्रॉम टू 1 mm तक होती है। 1 mm किसकी लिमिट होती है, ये माइक्रोवेव होती है। माइक्रोवेव जो होती है बहुत, ये एक तरीके की लॉन्गर वेवलेंथ होती है और ये 1 mm टू कितना है 1 मीटर तक जाती है माइक्रोवेव। तो ये इसकी रेंज है और इसको डिस्कवर किसने किया, डिस्कवर्ड बाय देखिए हर्शेल एक साइंटिस्ट है, हर्शेल साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने डिस्कवरी किया है इंफ्रारेड रेडिएशंस के। ये भी एक्सीडेंटली हुआ। ये क्या कर रहे थे कि ये जो विबग्योर को इससे कर रहे थे, ये हीटिंग कर रहे थे। जो इसमें होता है ये मरकरी जो होता है उसको हीटिंग कर रहे थे ये, तो देखा कि 7000 के आगे भी वो बराबर हीट हो रहा है, समाप्त ही नहीं हो रहा। तो उन्होंने देखा कि ये ऐसा क्यों हो रहा, तो ये इनविजिबल रेडिएशंस जो ये भी इनविजिबल होते हैं, इन इनविजिबल रेडिएशंस का उन्होंने नाम रखा इंफ्रारेड रेडिएशन। समटाइम्स इसको IR भी बोलते हैं, IR इंफ्रारेड रेडिएशन। तो ये इनकी डिस्कवरी है। अब देखिए इसका जो स्टडी करते हैं हम, ये ऑर्डिनरी प्रिज्म से नहीं करते, इसको हम स्टडी करते हैं रॉक सॉल्ट प्रिज्म से। रॉक सॉल्ट प्रिज्म, रॉक सॉल्ट समझ रहे होंगे, जो नमक का प्रिज्म होता है उससे स्टडी करते हैं। क्योंकि जो हमारे लॉन्गर ये हायर वेवलेंथ की रेंज है। हायर वेवलेंथ जो है ग्लास में पास आउट नहीं होता है, ग्लास में क्यों, ड्यू टू
हायर वेवलेंथ they are absorbed, they are not passed by ग्लास प्रिज्म से ये पास नहीं होते। IR जो है ग्लास प्रिज्म, और इसी प्रॉपर्टी का यूज हमने कहाँ किया है, आगे चल के आपको पढ़ाया जाएगा कि एक होता है ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस आपको पढ़ाया जाएगा। ग्रीन हाउस, तो ग्रीन हाउस में भी यही होता है कि ग्लास से हम क्या है, जहाँ पर ठंडा होता है, ठंडे प्रदेशों में हमें प्रॉब्लम आती है पेड़ पौधों को बचाने के लिए, नन्हे नन्हे प्लांट्स छोटे छोटे, तो उनको हम ग्लास का एक चैम्बर बना देते हैं, तो उनसे रेडिएशंस क्या होता है, IR पास नहीं होता है। और जो अंदर का IR है, जो अंदर से IR है वो बाहर नहीं जा पाता, तो वो वार्मिंग करता रहता है। एक्चुअली जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं इनको हीट वेव्स भी कहते हैं, इनसे जो है ये हीट वेव्स भी कहलाती हैं, क्योंकि इनसे हम हीटिंग करते हैं। तो जब पास नहीं होगा, अंदर से बाहर नहीं आएगा, तो इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट में आपको पढ़ाया जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो यही है ग्रीन हाउस इफेक्ट कि इंफ्रारेड रेडिएशंस ग्लास से पास नहीं होते हैं, जिसके कारण वो वार्म बने रहते हैं प्लांट्स। तो ये आपने देखा। अब आइए इसका यूज क्या है। यूज देखिए, इसका यूज है वेव थेरेपी में। वेव थेरेपी आप देखे होंगे, जो पैरालिसिस वाले मरीज होते हैं, पेशेंट फॉर पैरालिसिस, पैरालिटिक पेशेंट्स, पैरालिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हम वेव थेरेपी करते, हीटिंग होती है इसमें। तो वो हीट हो करके, जैसे कहीं पर कोई चीज़ वो पैरालाइज कर जाती है, तो उसको हम हीट दे करके क्या करते हैं, उसको अपनी पोजीशन पर लाने का प्रयास करते हैं। तो वेव थेरेपी में इसका यूज होता है। ओके, इसके बाद अब आप देखिए इनका प्रोडक्शन कैसे होता है, ये कहाँ से जो है प्रोड्यूस होती है, सोर्स क्या है इनका। देखिए जितनी भी बॉडी हीट करेंगे आप, ऑल हीटेड बॉडी, कोई भी बॉडी को आप हीट करेंगे तो सबसे पहले IR निकलेंगे, क्योंकि ये लॉन्गर वेवलेंथ है। किरचॉफ्स लॉ में यही तो है कि लैम्डा m × T इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब जितना कम टेम्परेचर होगा लैम्डा उतना ही ज़्यादा होगा। तो लैम्डा ज़्यादा होगा, लॉन्गर वेवलेंथ किसका होता है, जो विजिबल, जो आपको तो ये IR का होता है, इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो शुरू में इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलते हैं। ओके, तो ये हमारा जो है इंफ्रारेड ऑल हीटेड बॉडी है। और बाकी जितने भी हीटेड बॉडी आप जानते हैं जो है, सबसे ये आपको इंफ्रारेड रेडिएशंस प्राप्त होता है।